हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। वो भी 5 नंबर में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अथवा करके निरक्षीय स्थिति पे आता है, ये भी 5 नंबर में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं 5 नंबर में, क्योंकि ये थोड़े से बड़े डेरिवेशन होते हैं और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। इसमें कठिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, बस आपको सॉल्विंग आनी चाहिए, यानी कि सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप आसानी से इन डेरिवेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फिगर समझेंगे, उसके बाद इसके डेरिवेशन को देखेंगे। तो फिगर इसमें अच्छी स्थिति में सीधा फिगर बना होता है, तो वो थोड़ा आसान होता है। निरक्षित स्थिति का थोड़ा सा फिगर टफ होता है। इसे आप आसानी से समझ लेंगे तो आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कोई दो आवेश दिए हुए हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश दिए हुए हैं, जो कि बिंदु ए और बी पर 2l दूरी पर रखे हुए हैं। और इन दो बिंदुओं के मध्य एक बिंदु है O, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है। और इसी बिंदु P पर हमें E1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और E2 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो कि बिंदु P है वो r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे जब हम मध्य बिंदु O रख लेंगे, तो यहाँ पे ये दूरी जो होगी वो L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2L है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी दूरी, तो L दोनों दूरियां हो जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे साइन थीटा निकालते, यहाँ पे हमने कॉस थीटा निकाला है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा हमें निकालना है। इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर हम ऊपर और नीचे रखते साइन थीटा, तो हमें साइन थीटा निकालना पड़ता, जो कि आपस में कट जाता, तो हमारा डेरिवेशन नहीं हो पाता। तो हमें E2 और E1 के लिए कॉस थीटा निकालना है। तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन को करते हैं। तो थ्योरी में आपको लिखना होगा कि माना कोई माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश बिंदु ए कामा बी से 2l दूरी पर स्थित है, यानी कि ये बिंदु ए और बी 2l दूरी पर स्थित है, यानी कि माइनस क्यू, और जिन पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, जिनके मध्य बिंदु O से कोई r दूरी पर बिंदु P स्थित है, यानी कि मध्य बिंदु O से कोई r दूरी पर बिंदु P स्थित है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला जो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हमें प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वाली E1 के लिए निकालनी है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो वहाँ पे E1 निकालेंगे, और जब माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहाँ पे E2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे PB क्या है, PB कितना है। तो यहाँ पे PB निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा ये PB निकल के आएगा वो निकल के आएगा r² प्लस l² अंडर रूट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट r² प्लस l²। आप पाइथागोरस प्रमेय आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, तो आपको निकालना आता होगा। और यहाँ पे जो PA है वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो आधार है और लंब है वो L है और R है, यहाँ भी L और R आधार और लंब है। तो कर्ण हमारा क्या निकल के आएगा, अंडर रूट r² प्लस l²। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं अंडर रूट r² प्लस l²। तो ये हमारा AP और BP निकल के आ गया। इसका काम यही आपकी प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो R ली जाएगी वो यही R होगी। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q/, यहाँ पे r² की जगह पे हमें रखना होगा कि यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश के कारण R हमारी है ये है r² प्लस l², जो कि अंडर रूट में होगी। तो यहाँ पे R की जगह पे हम ये रख लेते हैं अंडर रूट r² प्लस l²। इसे ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा देते हैं। अब जो ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे E1 बराबर 1/4πε0 Q/r² प्लस l²। तो ये हमारी पहली समीकरण निकल के आ जाएगी। आप माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 बराबर 1/4πε0 हो जाएगा Q/अंडर रूट r² l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। और E2 बराबर जब ये होल स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बच जाएगा। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाएगी। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसके लिए हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो जब हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे cos थीटा का क्यों आएगा, तो वहाँ पे वेक्टर जब हटता है तो वहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम देख लेते हैं कि अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा। तो अगले स्टेप में हमें लिखना होगा तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि जो बिंदु P था हमारा उस पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होगी। यहाँ पे बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होगी। तो उसके लिए हमें E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर लिख लेना होगा। ये वेक्टर जब हटेगा तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा तभी आएगा जब वेक्टर हट जाएगा। तो वेक्टर को हटाने पर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा आ जाएगा। तो हम E1 और E2 के वैल्यू लिख लेते हैं। E1 की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी और E2 की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो लिख लेते हैं। तो हमारी जो E1 की वैल्यू थी वो भी सेम थी और E2 की वैल्यू थी वो E1 और E2 की वैल्यू सेम ही थी। तो E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट में ही निकाल देंगे। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू भी यही थी और E2 की वैल्यू यही थी, तो दोनों में लिख लेते हैं। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये सब कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा ये भी है और ये भी वही है। तो कॉमन आ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा। जब ये और कॉमन लेंगे ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, जो कि प्लस में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, जब हमने ये कॉमन ले लिया, दोनों में सेम ही तो कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको यही लिखना है कि E बराबर 1/4πε0 Q ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा की जगह पे हमें क्या लिख लेना होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपान कर्ण होता है। तो आधार हमारा L है और कर्ण हमारा था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण था। तो हम cos थीटा की जगह पे L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे 2 डाल लेंगे। तो अब हमारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2QL जो कि P के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिख लेते हैं जो कि 2QL बराबर P होता है। तो यहाँ पे 2QL मिल जाएगा। ये जो 2QL होगा ये P के रूप में आ जाएगा अगले स्टेप में। और यहाँ पे ये और ये वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर जो बार लगा हुआ है इसकी वैल्यू होती है आधी, 1/2 होता है। बार की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी घात 1/2 हो जाएगी और इसकी घात 1 हो जाएगी, जो कि अगले स्टेप में जुड़ जाएंगे। तो हमें अगले स्टेप में क्या आएगा, तो हमारा E बराबर 1/4πε0 आ जाएगा। 2QL की जगह पे हमें P रखना होगा, तो P आ जाएगा। 2QL का फॉर्मूला होता है P, तो P रख लेंगे अगले स्टेप में 2QL की जगह पे। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था तो वहाँ पे आर स्क्वायर इसकी पावर 1 हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। और गुणे में घाते जो घाते होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे गुणे जब गुणा हुई इन दोनों की तो इनकी घाते जुड़ गई, 1 + 1/2 हो जाएगा। तो इनकी घाते जुड़कर 3/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा अगले स्टेप में निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में इसकी घात हो जाएगी 3/2। तो ये घात हो जाएगी। अब यहाँ पे जो L है ये R से बहुत छोटा है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये L है बहुत छोटा है और R बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे L जो होगा बहुत छोटा होगा R से, यानी कि R बड़ा होगा और L स्क्वायर भी इसी तरीके से R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा। तो L स्क्वायर को हम 0 मान लेते हैं, यानी कि नगण्य मान लेते हैं। तो L स्क्वायर की जगह पे हम जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा R स्क्वायर की पावर कितनी बन के आ जाएगी, तो अगले स्टेप में हमने L स्क्वायर की पावर 0 रख दी, यानी कि L स्क्वायर की जगह पे हमने 0 रख दिया। तो हमारा अगला स्टेप ये निकल के आएगा E बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर प्लस 0 और अंडर रूट में इसकी पावर 3/2 आ जाएगी। तो अब जब हम 3/2 की पावर इससे गुणा कराएंगे, 2 की पावर से गुणा कराएंगे 3/2 की, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हमने इनकी गुणा करा दी, E बराबर 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2। जब इनकी गुणा कराई थी तो ये और ये कट जाएगा,
तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, या फिर आप 2 3 6 और तब भी करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा मेन फार्मूला जो होता है वो निकल के आ जाएगा। मेन फार्मूला हमारा होता है E बराबर 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। तो ये निरक्षीय स्थिति का मेन फार्मूला होता है, जिसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना होगा। तो ये मेन फार्मूला होता है निरक्षीय स्थिति का, जो डेरिवेशन है उसका मेन फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 P अपान आर क्यूब। और जो अच्छी स्थिति का फार्मूला था वो होता है E बराबर 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। तो वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे p होता है और वहाँ पे 2 होता है। तो यही निरक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है, जिसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमें एक एक करके इनके आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे पहले अगर आपने अच्छी स्थिति का डेरिवेशन नहीं देखा तो ये देखने के बाद आप उससे भी देख लेना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में एक जरूर पूछ दिया जाता है 5 नंबर में। तो हम आपको एक एक करके इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर से आप स्क्रीनशॉट कर लें, इसका बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। आप पीछे के पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप ऊपर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें इनका और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये तैयार आपको तभी होगा जब आप 2-3 बार इसे रफ कॉपी में सॉल्व करके खुद देखेंगे, यानी कि अपने आप से जब इसे सॉल्व करके देखेंगे इस डेरिवेशन को, तभी आपको ये तैयार होगा। क्योंकि इसमें मेन होता है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जब ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करना आ जाएगा तभी ये आपको तैयार होगा। और यहाँ पे जो ये निकाली गई है कर्ण, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आएगी तभी आपको निकाल लेगी। या फिर आप याद रख सकते हैं r² प्लस l² अंडर रूट में। अगर आपको मतलब पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती तो आप इसे याद भी कर सकते हो। वैसे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी, क्योंकि हाई स्कूल में आपने मैथ पढ़ी होगी तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई गई होगी। तो इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आपको आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।